महाराष्ट्र में अहमदनगर के सरकारी सिविल अस्पताल में लगी आग में 10 मरीज जाँ बहक हो गए हैं, जबकि कई शदीद जख्मी हुए हैं, जिन्हें दूसरे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आग कोविड वार्ड के आईसीयू में लगी। इस यूनिट में 17 मरीज ज़ेरे इलाज थे। कलेक्टर राजेंद्र भोसले ने अस्पताल का दौरा किया। इन्होंने कहा कि आग कैसे लगी, इसकी तहकीकात की जा रही है। अहमदनगर के सरकारी अस्पताल के आईसीयू यूनिट में जिस तरह से आग लगी, 10 लोगों की मृत्यु हो गई है और एक गंभीर रूप से घायल है। नया आईसीयू बनाया गया था जिसमें कोरोना के रुग्ण थे। निश्चित रूप से ये घटना बहुत ही गंभीर है। ये स्पष्ट आदेश था कि सभी अस्पतालों का फायर ऑडिट किया जाए, इसकी जांच बैठाई जाएगी कि इस अस्पताल का फायर ऑडिट किया गया था कि नहीं किया गया तो कौन दोषी है, और फायर ऑडिट के बाद भी अगर आग लगती है तो क्या कारण है। निश्चित रूप से जांच होगी और जांच में जो दोषी होगा उन पर कार्रवाई की जाएगी। जिन लोगों की मौतें हुई है, सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री जी उनकी जो मदद की है वो घोषणा करेंगे। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए सीधे रुख करेंगे हम अहमदनगर का, जहां सामान नुमाइंदे सुनील इस वक्त जुड़े। सुनील, एक खबर आ रही है अहमदनगर के सरकारी अस्पताल में आग लगने की 10 लोगों की जान जा चुकी है। अभी ताजा अपडेट क्या है वहां पर? आजम जी, देखिए कि सुबह 10 बजे आग लगने की यहाँ पर जानकारी मिल चुकी है। जैसे कि अहमदनगर का सिविल अस्पताल जो है वहाँ पर कोविड वार्ड था, जिसमें कुल 17 पेशेंट वहाँ पर एडमिट थे, उपचार ले रहे थे, और बताया जा रहा है कि उसमें सबसे ज्यादा जो सीनियर सिटीजन वहाँ पर मरीज अपनी इलाज कर रहे थे। तो सुबह 10 बजे आग लगने की बात सामने आई तो पता चला कि जो आईसीयू डिपार्टमेंट है जहां पर सब कोविड पेशेंट थे, उसमें आग लगी है। आग का कारण तो पहले बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है। अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि तो नहीं हो पाई है। अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अहमदनगर जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र भोसले वहां पर पहुंच गए और उन्होंने पूरी घटना का जायजा लिया है। उन्होंने इस बात की भी पुष्टि कर दी है कि अब तक 17 में से 10 लोगों की वहां पर मौत हो चुकी है। एक जो है वो गंभीर रूप से घायल है और बाकी आग पर तो नियंत्रण पाया गया है। जो अहमदनगर महानगर पालिका की जो दमकल की गाड़ियां है वहां पर पहुंच गई और वो आग पर नियंत्रण पाया गया, लेकिन धुआं इतनी मात्रा में वहां बढ़ चुका था कि पेशेंट को बाहर निकलना या अस्पताल में आग लग गई, ये बात में ही वहां पर थोड़ी सी अफरा तफरी मची हुई थी, लेकिन परिस्थिति पर काबू पाया गया है। बिल्कुल सुनील, एक चीज ये जानना चाहेंगे, मौत किस वजह से, क्या दम घुटने की वजह से हुई? आपने बताया कि धुआं बहुत फैल गया था, तो क्या दम घुटने की वजह से इनकी मौत हुई है या झुलस गए हैं लोग? इस तरह की कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए कि अहमदनगर जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र भोसले ने बताया है कि वहां पर मौत किस कारण हुई है इसकी पुष्टि तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही बताना होगा। लेकिन जैसे कि बाकी लोग जो बता रहे हैं कि वहां पर धुआं बड़ी मात्रा में फैला हुआ था, हो सकता है कि धुआं की वजह से दम घुटने की वजह से उनकी मौत हो चुकी हो। कहीं ना कहीं देखा जाए तो आईसीयू जो होता है वो पूरी तरह से पैक होता है, वहां पर ज्यादा हवा जाने आने के लिए जगह नहीं होती है, क्योंकि उसकी पूरी रचना ही वैसे होती है। तो जैसे ही आग अंदर लगी तो हो सकता है कि बड़ी मात्रा में धुआं वहां जमा हुआ होगा, लेकिन बाद में जैसे ही थोड़ी खिड़कियां खोली गई तो धुआं बाहर निकलते हुए जो अपने पास वीडियो मौजूद है उसमें भी साफ तौर पर दिख रहा है। बिल्कुल। तो जैसे कि बाकी लोग जो है उनको तो बाहर निकाल दिया, पूरे 17 पेशेंट से तो बाहर निकाल दिया उनको, उसमें से 10 लोगों की मौत हो चुकी है, एक गंभीर रूप से घायल है, 6 की प्रकृति जो है वो ठीक ठाक बताई जा रही है। हो सकता है कि इसमें और भी कुछ अपडेट आ जाए। तो कहीं ना कहीं पहले तो मैं आपको बता दूं कि अहमदनगर सिविल अस्पताल जो है उसका फायर ऑडिट जो है उसके बारे में भी अभी उंगलियां उठने लगी है कि क्या उसका फायर ऑडिट हुआ था तो फिर वहां पर आग कैसे लगी, उसका क्या कारण था, ये किसके वजह से आग लगी, ये अभी पूरी तफ्तीश होनी बाकी है। जिलाधिकारी वहां पर खुद मौजूद है, पुलिस भी वहां पर मौजूद है, अहमदनगर सिविल अस्पताल का जो बाकी स्टाफ है, जो अधिकारी है, वो भी उसकी जांच कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरी जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि आग कैसे लगी, क्या लगी। लेकिन अब तक 10 लोगों की मौत है, आंकड़ा और भी बढ़ने की बताया जा रहा है कि और भी ये आंकड़ा बढ़ सकता है। तो कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात होगी कि अभी आगे क्या होता है।
चलिए सुनील, नजर रखिए, आपके पास दोबारा लौटेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुनील। शिरोमणि अकाली दल ने किसानों की तायद में चंडीगढ़ में एहतजाज किया। अकाली दल के सरबराह सुखबीर सिंह बादल की निगरानी में पंजाब के वज़ीर आला चरणजीत सिंह के मकान के रूबरू एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के पेश नज़र किसानों को मुआवजा देने का भी मुतालबा किया। तो नाज़रीन, एक बार फिर आपको बता दें कि आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि शिरोमणि अकाली दल ने किसानों की तायद में चंडीगढ़ में एहतजाज किया। अकाली दल के सरबराह सुखबीर सिंह बादल की निगरानी में पंजाब के वज़ीर आला के मकान के रूबरू ये एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के पेश नज़र किसानों को मुआवजा देने का मुतालबा किया। मुंबई ड्रग्स मामले में एक नया मोड़ आ गया है। पहली बार नवाब मलिक के इल्जामात का जवाब बीजेपी की जानिब से आज दिया गया। बीजेपी के लीडर मोहित भारतीय उर्फ मोहित कंबोज ने क्रूज ड्रग्स मामले को एक नया मोड़ देते हुए कहा कि ड्रग्स के इस पूरे मामले के पीछे एनसीपी लीडर सुनील पाटिल का हाथ है। इन्होंने इस तमाम मामले को सोची समझी साजिश करार दिया। जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं, मेंबर हैं, उनसे जुड़े हुए हैं और काफी क्लोज के रिश्ते हैं, उन्होंने सैम डिसूजा को 1 तारीख को व्हाट्सएप किया। सुनील पाटिल जो राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी के फाउंडर मेंबर्स के जमाने से है, काफी होम मिनिस्टरों के साथ जुड़े हुए हैं। ईडी की इंक्वायरी में, अनिल देशमुख जी की इंक्वायरी में उनका नाम है। ऋषिकेश देशमुख के जिगरी दोस्त है। महाराष्ट्र के काफी कैबिनेट मिनिस्टर के दोस्त हैं। उन्होंने बोला, सुनील पाटिल ने, मेरा आदमी को तुम एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एक अधिकारी के साथ मिला दो, वो आगे की जानकारी देगा, मेरे पास बहुत बड़ी जानकारी है। तो उसने बोला, कौन अधिकारी, आपका कौन आदमी है जो बात करेगा? सुनील पाटिल ने बोला, उसका नाम है किरण गोसावी। मोहित कंबोज के जरिए किए गए इंकशाफात और इल्जामात पर नवाब मलिक ने ट्वीट करके अपना रद्दअमल जाहिर किया। उन्होंने लिखा कि समीर दाऊद वानखेड़े ग्रुप के एक रुकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके असल मुद्दे से ध्यान हटाने और गुमराह करने की नाकाम कोशिश की। उन्होंने लिखा कि वो कल सबके सामने सच का इजहार करेंगे। मुल्क में रिश्वतखोरी एक बीमारी की सूरत इख्तियार कर चुकी है। लोगों का मानना है कि सरकारी महकमे में बगैर रिश्वत दिए काम नहीं होता। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो भी इसी की तरफ निशानदही करता है। दरअसल यूपी के ललितपुर में रिश्वत मांगते हुए महकमे बिजली के सेक्शन ऑफिसर अरविंद गौतम का वीडियो वायरल हुआ। इस हवाले से वज़ीर आला को भी खत भेजकर रिश्वतखोर अफसर की शिकायत की गई है। अफसर पर इल्जाम है कि खुलेआम घर बुलाकर रिश्वत तलब करता है। अंत में साहब अपनी जा बात भाई थी। साहब तो हमें तो बचा दो साहब। अब नहीं बचूंगा। क्यों? आगे लाने चले गलती कर दी। सब काय की गलती कर रही साहब? हमने रात में देखो चिल्ला रहा हूं। पहले तो सब बैठो। सब गलती हमारी कौन सी हो गई हमें जाते बता दो साहब। चाय पीने के बाद निकले। हाँ, क्या बात भाई थी? साहब जा बात भाई थी कि हमारे पास पैसा नहीं है, वो हम आपको दे नहीं पाएंगे। अंत में क्या बात भाई थी? पैसा नहीं चाहिए मैं। हाँ, अंत में साहब अपनी जा बात भाई थी। मध्य प्रदेश में पेंशनर्स के मसाइल पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी घमासान छिड़ गई है। कांग्रेस ने शिवराज सिंह हुकूमत पर 4.5 लाख पेंशनर्स के एरियर और डीए को दबाने का इल्जाम लगाया। कांग्रेस का इल्जाम है कि महंगाई के इस दौर में हुकूमत के जरिए रियासतों की तश्कील 9 के दफा 49 को बहाना बनाकर सरकार जुल्म कर रही है, जिसे किसी भी कीमत पर कबूल नहीं किया जा सकता। वहीं रियासती वज़ीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के इल्जामात को मज़ाक़ खेज़ करार दिया। वज़ीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर तंज करते हुए कहा कि सरकार चलाने और मुंह चलाने में फर्क होता है। शिवराज सिंह ने जो कहा वो करके दिखाया, जबकि कांग्रेस कायदीन 15 माह की हुकूमत में सिर्फ मुंह चलाते रहे हैं। 4.5 लाख पेंशनर्स का डीए और उसके एरियर्स को सरकार दबाए बैठी है, उसे तत्काल जारी किया जाना चाहिए। राज्य पुनर्गठन आयोग की धारा 49 की आड़ लेकर ऐसे लोगों को जिन्हें आज पैसे की या डीए की ज़्यादा ज़रूरत है, पेंशनर्स की पेंशन ही कितनी है जो 5वें वेतन आयोग में
रिटायर हो गए हैं उनकी पेंशन तो जो है इतनी भी नहीं है कि उसमें वो अपना जीवन यापन कर सकें, आजीविका ठीक से चला सकें। शिवराज सिंह जी ने जो किया, जनता ने हमेशा उस पर मोहर लगाई। 15 साल से मुख्यमंत्री थे। इस पृथ्वी पर दो लोगों को जनार्दन कहा जाता है, एक भगवान को, एक जनता को। जनता जब मोहर लगा देती है तो समझ में आता है कौन ने मुंह चलाए और कौन सरकार चला रहा है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम, उनके पास चलेंगे। मेहताब, मध्य प्रदेश में पेंशनर्स के मसाइल पर बीजेपी और कांग्रेस एक बार फिर आमने सामने है। आजम, इसकी वजह है कि मध्य प्रदेश हुकूमत ने नवंबर से जो है सरकारी मुलाजमीन को डीए और उनकी तनख्वाहों में इजाफे के साथ साथ एरियर देने का ऐलान किया और अक्टूबर की तनख्वाह में जोर दे के देने के लिए कहा गया है। लेकिन पेंशनर्स को लेकर जो है कोई वाज़ेह अहकामात नहीं होने की वजह से पेंशनर्स इस मामले को लेकर सड़क पर आ गए। क्योंकि अगर 5वीं पे कमीशन की बात करें तो जो लोग उस जमाने में रिटायर हुए थे उनकी तनख्वाहों की बात है, और इनकी तनख्वाह अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में ऐसे मुलाजमीन 4.5 लाख के करीब है जिन पर डीए और एरियर नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि जब हुकूमत ये कह रही है कि हम जो है जो सरकारी मुलाजमीन है उसमें 8% जो है महंगाई भत्ता बढ़ाने के बाद 20% जो मध्य प्रदेश में नवंबर से देंगे, तो यकीनी तौर पर सवाल ये उठता है कि वो लोग जो पेंशनर्स हैं जो पहले रिटायर हो चुके हैं उनका भी हक बनता है। और महंगाई में तमाम लोग ये चाहते हैं कि उनका एरियर, उनका डीए मिलना चाहिए। यही वजह है कि कांग्रेस इस मामले को लेकर सरकार पर डीए और एरियर को दबाने का इल्जाम लगाया है। लेकिन हुकूमत इस बात को मानने की तैयार नहीं है, बल्कि हुकूमत ये कह रही है कि कांग्रेस इस पर सियासत कर रही है। जबकि हकीकत यह है कि हुकूमत की तरफ से इस पर जो है अलग तरीके से एक नई सियासत की जा रही है। और दूसरी बात यह कि अगर हुकूमत इसको ऐलान करती है तो 4.5 लाख मुलाजमीन के जो एरियर और डीए है ये पैसा करोड़ों में जाएगा और हुकूमत को एक बार फिर से कर्ज लेना पड़ेगा। और आजम, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश हुकूमत का 2021-22 का जो बजट है वो 2,41,000 करोड़ का है और अब तक मध्य प्रदेश हुकूमत 2,56,000 करोड़ का कर्ज ले चुकी है। आजम, बिल्कुल, जो पेंशनर्स हैं उनका क्या रद्दअमल है, उनका क्या कुछ कहना, क्योंकि तकरीबन आपने बताया कि 4 लाख के आसपास ये टोटल हैं जो पेंशनर्स हैं, तो उनका किस तरह का रद्दअमल है? क्या उनकी तरफ से कोई एहतजाज वगैरह की जा रही है? देखिए, जो 4.5 लाख जो पेंशनर्स हैं उनकी नाराजगी और उनका कहना है कि महंगाई के जमाने में अगर उनको वक्त पर पेंशन नहीं मिलती और डीए और एरियर साथ जोड़ कर नहीं दिया जाता है तो उनका घर चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और वे चाहते हैं हुकूमत से कि जब हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन को एरियर, डीए और प्रमोशन जो है तमाम चीजों का ऐलान किया है तो उनकी तरफ भी मोहब्बत की नजर से देखे जाए ताकि महंगाई में उनकी भी जरूरियात जिंदगी, उनके घर का काम चल सके। तो सरकार जो मुलाजमीन रिटायर हो चुके हैं उनकी नाराजगी है, उनकी नाराजगी को देखते हुए कांग्रेस ने इस मामले को उठाया और हुकूमत से चाहते हैं कि हुकूमत ने जो 4.5 लाख पेंशनर्स के डीए और उसको एरियर को दबा रखा है उसको जारी करने का मुतालबा किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब इस तमाम जानकारी के लिए। आजादी के अमृत महोत्सव के साथ साथ मुल्क में दूध का इनकलाब लाने वाला ब्रांड अमूल भी अपनी 75वीं सालगिरह मना रहा है। इस मौके पर हम आपको बताते हैं कि किस तरह अमूल ने मुल्क और बैरून मुल्क मुकम्मल कामयाबी के साथ वक्तन फवक्तन अपना पैगाम पहुंचाया है। अमूल ने एक मुनफरिद अंदाज में अपनी मसनूआत के बारे में मालूमात लोगों तक पहुंचाई है। अमूल का हर इश्तिहार एक नई कहानी सुनाता है। अमूल एक मुनफरिद और दिलचस्प अंदाज में आप तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करता है। आइए देखते हैं अमूल की एक अनमोल कहानी। 2014 में हिंदुस्तान मोटर्स ने देश विदेश में मशहूर एम्बेसडर कार का निर्माण बंद करने का फैसला किया। कई भारतीय चौंक गए। एम्बेसडर कार का निर्माण बंद होने पर अमूल ने भी देशवासियों के साथ अफसोस जताया। विज्ञापन में अमूल गर्ल को कार के साथ अफसोस की मुद्रा में दिखाया गया। एम्बेसडर शब्द को तोड़कर लिखा गया एम्बेसडर, सैड यानी दुख। त्रिपुरा तशद्दुद मामले पर आज दिल्ली के प्रेस क्लब में मजहबी तंजीमों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें ऑल इंडिया मजलिस मुशावरत, जमात इस्लामी हिंद, SIO और जमात अहले हदीस समेत दीगर तंजीमों ने शिरकत की। इन मजहबी तंजीमों के नुमाइंदों ने त्रिपुरा के फसाद ज़दा इलाकों का दौरा किया था, जिसमें इन्होंने पाया कि मुकामी अफराद में आपसी भाईचारा तो है लेकिन शिद्दत पसंद तंजीमें इस इत्तेहाद को तोड़ना चाहती हैं। वहीं ऑल इंडिया मिली काउंसिल के सदर डॉक्टर परवेज ने कहा कि त्रिपुरा तशद्दुद से भारत का सर डिगो हुआ है, जबकि इन तंजीमों ने त्रिपुरा तशद्दुद की अदालती जांच, पुलिस की कारकर्दगी की जांच और जुलूस निकालने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है।
हमारा मानना यह है कि वो अपनी नफरत फैलाने वाली कोशिश में पूरी तरह कामयाब नहीं हुए। देखिए, लोकल न कहिए, लोकल बाहर न कहिए, वो सब लोकल ही हैं। नहीं, फिरका परस्त जो लोग हैं जिन्होंने किया है, ये सब लोकल ही हैं। लोकल से मतलब उसी इलाके के आसपास के हैं, लेकिन जो संगठन से जुड़े हुए हैं उनका जो है वो लोग हैं, उनके अलावा आम लोग नहीं। अगर हमारे हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट के अंदर कोई गड़बड़ होती है तो ये राजधानी से एक्शन नहीं हो सकता एकदम। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन हो, ह्यूमन राइट्स कमीशन हो, इनको नहीं पता चला। आज हमारी मीडिया, जगह जगह चैनल, हमारे सोशल मीडिया इतने एक्टिव है तो इनको पता ही नहीं चला। जब वो हमारे एमपी साहब ने लेटर डाला, एक्शन लिया, तब इनके मतलब ये जागे। मैं इसी तरह से और भी लोगों को और एजेंसियों को भी कहना चाहता हूँ, अगर वक्त पर एक्शन लिया जाता तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। त्रिपुरा हिंदुस्तान से बाहर नहीं है। वहां बांग्लादेश में भी अगर गलत हुआ हमारे हिंदू भाइयों के साथ तो वहां की सरकार ने भी एक्शन लिया एकदम। तो इनको भी चाहिए था कि एक्शन लेते। काहे के लिए बनाया ह्यूमन राइट्स कमीशन, माइनॉरिटी कमीशन? माइनॉरिटी कमीशन का भी ये हाल है। मैंने कहा ना, दोनों नेशनल ह्यूमन माइनॉरिटी कमीशन को सबसे पहले जाना चाहिए था वहां पर। नहीं गए वो लोग वहां पर। आपकी मांगे क्या है सर? हमारी मांग सीधी सीधी ये है कि त्रिपुरा सरकार जुडिशियल इंक्वायरी इसकी ऑर्डर करे और उसमें पुलिस के रोल को भी उसमें शामिल करे, मैंडेट करे कि पुलिस का रोल क्या रहा है, उस पर भी इंक्वायरी होनी चाहिए। एक दूसरी बात ये कि एडुकेट कंपेंसेशन लोगों को मिलना चाहिए। तीसरी बात ये कि जो अनलॉफुल एक्टिविटीज में जो लोग भी शामिल हुए हैं वहां पर, पानी सागर में खासकर जो जुलूस निकाला 4-5 हजार आदमियों का, वो उनके खिलाफ, उनके ऑर्गेनाइजर के खिलाफ, जो जुलूस के ऑर्गेनाइजर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चौथी बात ये कि जो सरकार डराने और धमकाने की नीति के ऊपर कार्यरत है और यूएपीए जैलोकन जैसा लॉ जो है उसको अप्लाई करने की धमकी दे रही है, उसको इससे डिजिस्ट करना चाहिए, क्योंकि कहीं भी किसी भी कोर्ट में उनके इस अमल को जायज नहीं ठहराया जा सकता और कोर्ट दे वुड टर्न डाउन एनी अरेस्ट। मैं तो ये एक बात कहता हूं कि बगैर हिंदू मुसलमान किए कोई चुनाव अगर ये सत्तारूढ़ दल जीत जाए तो मैं उस दिन उनको मुबारकबाद दूंगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतने ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आदाब।